हिंदी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य में आज हम चर्चा करेंगे इसके विभिन्न उद्देश्यों के बारे में। मातृभाषा को पालने की भाषा कहा जाता है। बालक सबसे पहले अपने माँ के संपर्क में आता है और उसी के मुख से भाषा को सुनता है। फिर अनुकरण की निरंतर प्रक्रिया से वह भाषा बोलना और लिखना सीख जाता है। धीरे धीरे वह जब व्यवहारिक भाषा में का प्रयोग करना सीखता है तो उसे विद्यालय में जो विधिवत रूप से मातृभाषा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहती है, अपितु उसे ज्ञानार्जन के लिए भाषा का व्यवहारिक प्रयोग करवाया जाता है। अतः विद्यालय का शिक्षण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि घर में सीखी हुई भाषा केवल व्यवहारिक प्रयोग के लिए होती है और जबकि ज्ञानार्जन के लिए साहित्यिक भाषा का ज्ञान होना भी उतना ही आवश्यक है। घर में बच्चा केवल मौखिक भाषा सीखता है, परंतु वह सुव्यवस्थित तरीके से उसको लिपिबद्ध तरीके से उसको लिखना नहीं सीख पाता। इसीलिए क्या है, कक्षा में या विद्यालय में हिंदी का अध्यापक बच्चों को यह शिक्षण करवाता है। शिक्षण का अर्थ, प्रशिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करने से लगाया जाता है। बालक को किसी भी ढंग से ज्ञान प्रदान किया जाए उसे शिक्षण शब्द की ही संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा अनुवीक और अपूर्ण है। रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु हैं: अध्यापक, बालक और विषय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। सामान्यतः मातृभाषा शिक्षण के बहुत से उद्देश्य हैं, लेकिन हिंदी शिक्षण में जो उद्देश्य हम निर्धारित किए गए हैं वो है, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत ये व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों का ज्ञान प्राप्त करना विद्यार्थी सीखता है। व्यक्ति का भाषा संबंधी ज्ञान जितना सशक्त होगा उतना ही उसकी ग्रहात्मक क्षमता विकसित होगी, उतना ही वह ज्ञान को अर्जन करने में सक्षम होगा। विद्यार्थियों को भाषा का ज्ञान देते समय भाषा की ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से बहुत ही कुशल पूर्वक बनाना अध्यापक की जिम्मेवारी होता है। अतः भाषा के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में भाषा के निम्नलिखित ज्ञान का समावेश किया जाता है। विद्यार्थियों को विभिन्न शब्द रूपों, ध्वनियों तथा वाक्य रचना का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान देना, भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करना, जैसे सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि। माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांगी, कविता आदि का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य की सामान्य जानकारी प्रदान करना। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों में विश्लेषण, तुलना, वर्गीकरण तथा उच्चारण देने की योग्यता का विकास करना। विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति विकसित करके उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना भी इसी ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। भाषा का प्रयोग अपने आप में एक कौशल है, इसलिए इसका दूसरा उद्देश्य कौशलात्मक उद्देश्य है। जिस प्रकार अन्य कलाओं तथा कौशलों का शिक्षण हम योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों से सीखते हैं, फिर उसका निरंतर अभ्यास से उसमें प्रवीणता करते हैं, उसी प्रकार भाषा की कला में भी हम योग्य व प्रशिक्षित प्राप्त अध्यापकों से हम सीखते और जानते हैं। कौशलात्मक उद्देश्य में अध्यापक बच्चों को सही मार्गदर्शन में वह
बोलना, लिखना दोनों ही रूपों में कौशल सिखाता है। भाषण शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य में मुख्य दो रूप से कौशल सम्मिलित हैं: ग्राह्यात्मक कौशल और अभिव्यंजनात्मक कौशल। ग्राह्यात्मक कौशल में सुनकर ग्रहण करना और पढ़कर ग्रहण करना। अब सुनकर ग्रहण करने में भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि भाषा सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सके। यद्यपि घर में उसे मौखिक भाषा को समझने का व्यवहारिक अभ्यास हो चुका होता है, परंतु विद्यालय में उसकी साहित्यिक एवं व्याकरण संगत भाषा सुनने को मिलती है। इस अर्थ से हिंदी का अध्यापक हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग को बच्चों को सिखाना शुरू करता है, अर्थात बच्चे मौखिक माध्यम को भाषा में से परिचित हो जाते हैं तथा वह भाषा के सही उच्चारण, नए नए शब्दों का प्रयोग, व्याकरण, समस्त वाक्य विन्यास आदि का मौखिक माध्यम से परिचय होता है उनका, और अध्यापक इन सब के योग्य उनको बनाता है और वह सुनकर भाषा का अर्थ अच्छे प्रकार से समझते हैं। दूसरा, पढ़कर ग्रहण करना। भाषा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि वह भाषा को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सके। कई बार विद्यार्थियों को लिपि का ज्ञान करने या शुद्ध उच्चारण के लिए यांत्रिक वाचन का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ हमारा तात्पर्य इस प्रकार के वाचन से नहीं, हमारा तात्पर्य विद्यार्थियों को अर्थ ग्रहण सहित पढ़ने की योग्यता प्रदान करने से है। अर्थात अध्यापक शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण प्रक्रिया को दोहराता है क्लास में, जिसमें वाचन, शब्दोच्चार, उचित ध्वनि निर्गम, बल, विराम, सुस्वरता, उचित वाचन शैली, वाचन गति, प्रभावोत्पादिका आदि को परिभाषित करता है। निरंतर शिक्षण एवं अभ्यास से विद्यार्थी उच्चतर पुस्तकें, पत्रिकाएं पढ़ते हैं और उनसे आवश्यक ज्ञान अर्जन करने के योग्य बन जाते हैं। अभिव्यक्ति कौशल के अंतर्गत बोलकर अभिव्यक्त करना, दूसरा लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। बोलचाल के द्वारा या बोलने के द्वारा अभिव्यक्ति करना। बच्चा सबसे पहले बोलचाल या मौखिक रूप से अपने भावों व विचारों को प्रकट करता है। घर में वह इसका अभ्यास कर चुका होता है, परंतु कक्षा में, विद्यालय में आकर वो कई प्रश्नों के ठीक उत्तर नहीं दे पाता है, क्योंकि प्रश्नों को समझते हुए भी वह उत्तर नहीं दे पाता। इससे सिद्ध होता है कि घर में बोलचाल के लिए प्रयुक्त व्यवहारिक भाषा विचाराभिव्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होती है। विद्यालय में आकर वह शिक्षक से शुद्ध एवं सार्थक भाषा का प्रयोग करना सीखता है और उसे मौखिक अभिव्यक्ति के सक्षम बन जाता है। अर्थात अध्यापक मौखिक अभिव्यक्ति के प्रयोग से वाचन द्वारा विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति के कौशलों का विकास करता है। लिखित अभिव्यक्ति या लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। भाषा के माध्यम से विद्यार्थी व्यक्ति के सामने अगर बोलकर नहीं, या कोई व्यक्ति दूर बैठा है तो उसे पत्र के द्वारा या किसी आज ये सुविधा फ़ोन से हो चुकी है, परंतु फ़ोन पर कई बातें भ्रम पैदा कर देती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में अपूर्ण, अस्पष्ट और अपर्याप्त होती है। अतः भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे स्पष्ट एवं शुद्ध भाषा में लिखकर विचारों और भावों को व्यक्त कर सकें। अर्थात लेखन कौशल का विकसित करना एक अध्यापक का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। तीसरा मुख्य उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य का अर्थ है विद्यार्थियों में सद्प्रवृत्तियां तथा सम्यक दृष्टिकोण को विकसित करना। समूची शिक्षा का यह महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि व्यक्ति के सर्वमुखी एवं उन्नत विकास के लिए उसमें सद्प्रवृत्तियां तथा संपर्क दृष्टिकोण को विकसित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भाषा शिक्षण इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसीलिए भाषा शिक्षण का
यह मेन मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि साहित्य में रुचि और दूसरा सद्प्रवृत्तियों का विकास करना। साहित्य में रुचि में साहित्य समाज का दर्पण है और समाज को भी दिशा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति का भावात्मक परिमार्जन भी करता है, उसकी रुचियों में रचनात्मक विकास भी करता है। परंतु यह तभी होगा जब व्यक्ति को साहित्य में रुचि होगी। अगर वो हिंदी साहित्य को पढ़ने में अपनी रुचि दिखाता है तो हिंदी का अध्यापक क्या है, इसके लिए अध्यापक उनको नई नई कविताएं, कहानियाँ, नाटक, एकांगी, निबंध आदि पढ़ाने लगता है। इन्हें पढ़कर इनसे निहित अर्थों, भावों को समझकर विद्यार्थी साहित्य के प्रति अपनी रुचि को पैदा कर सकता है। सद्प्रवृत्तियों का विकास। सद्प्रवृत्तियों का विकास आधुनिक युग की आवश्यकता है। इन प्रवृत्तियों का मूल आधार है मानवता के प्रति संवेदनशीलता, मिलजुल कर रहना, सबसे प्रेम से बात करना, संवेदनशीलता और सहनशीलता आदि गुणों को विकसित करना। जितना साहित्य के प्रति विद्यार्थी संवेदनशील होंगे उतना ही वह क्या है, भाषा को जान सकते हैं और साहित्य की रचना भी कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न देशों की संस्कृति तथा मानवता के प्रति स्नेह को विकसित करना भाषा के अध्यापक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अर्थात वातावरण के प्रति संवेदनशीलता, सद्प्रवृत्तियों के अनुरूप विचारों तथा भावों को विकसित करना तथा सद्प्रवृत्तियों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा जो क्या है, हिंदी का अध्यापक भाषा शिक्षण के द्वारा दे सकता है। अतः भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में संवेदनशीलता, सहनशीलता, मिलजुल कर कार्य करना आदि सद्प्रवृत्तियों का विकास किया जा सकता है। हिंदी शिक्षण का चौथा उद्देश्य है रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य। रसात्मक उद्देश्य को हम सौंदर्य बोध भी कह सकते हैं कि इसका उद्देश्य सराहनात्मक उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण भाग ही है। रस, सौंदर्य एवं समीक्षा साहित्य के 3 महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। साहित्य के समीक्षात्मक अध्ययन तथा उसकी रसात्मक अनुभूति के बिना उसकी वास्तविक प्रशंसा नहीं हो सकती है, क्योंकि हिंदी शिक्षण में हिंदी साहित्य का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। इसीलिए विद्यार्थियों के साहित्य की समीक्षा करने के योग्य उन्हें छोटी कक्षाओं में ही बच्चों में समीक्षात्मक अभिरुचि को जागृत किया जाता है और वह साहित्य की समीक्षा करके उसका वास्तविक आनंद ले सकते हैं। अच्छा साहित्य पढ़कर रस की अनुभूति होना बहुत ही आवश्यक है। साहित्य की सच्ची रसानुभूति उसकी उचित समीक्षा में शामिल होता है। समीक्षा के द्वारा साहित्य व्यक्ति के हृदय में उतरता है और जितना अधिक वह हृदय में उतरता जाता है उतना ही अधिक उसे साहित्य की रसानुभूति का अनुभव होने लगता है। अर्थात अध्यापक साहित्य पढ़ाते समय विद्यार्थियों को इस योग्य बनाता है कि वह साहित्य की वास्तविक आनंद ले सके। सराहनात्मक उद्देश्य, यह हमारा 5वां उद्देश्य है। इस उद्देश्य का अर्थ है कि विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। प्रत्येक भाषा का अपना एक साहित्य होता है। विद्यार्थियों को उस साहित्य की रसानुभूति के योग्य बनाना उस भाषा के शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। हिंदी का अपना व्यापक एवं समृद्ध साहित्य है। विद्यार्थियों में इस साहित्य की रसानुभूति की क्षमता विकसित करना हिंदी शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य के फलस्वरूप विद्यार्थी साहित्य की सराहना करते हैं और उनमें सौंदर्य बोध की क्षमता विकसित होती है। अर्थात हिंदी में अध्यापक को सराहनात्मक उद्देश्य में निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए। प्रथम है काव्य में अभिव्यक्त अनुभूतियों को ग्रहण करने की योग्यता, काव्य के सौंदर्य को पहचानने की योग्यता, काव्य से रसानुवादन करने की योग्यता, काव्यात्मक प्रवृत्तियों का उद्बोधन तथा विकास करना और काव्य के प्रति रुचि का विकास करना अध्यापक का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। सृजनात्मक उद्देश्य, अभिव्यक्ति कौशल के विकास में हम सृजनात्मक प्रवृत्ति के विकास की ओर संकेत कर चुके होते हैं। सृजनात्मक अभिव्यक्ति
कौशल का विकसित रूप है। यहाँ इसका पृथक विवेचन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सामान्यतः अध्यापक विद्यार्थियों को साधारण लेखन या अनुवाद कार्य तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन इसके अभिव्यक्ति कौशल की इति मान लेना यह सही नहीं है। यह विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल के विकास को अपना कर्तव्य कई बार अध्यापक नहीं समझते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों की रुचि इस ओर होती ही नहीं है और न ही उनमें रचनात्मक प्रतिभा होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अधिकांश विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि या रचनात्मक प्रतिभा का अभाव होता है। कुछ ही जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वह इस कौशल से वो अपने आप को, गिने चुने विद्यार्थी इसमें अपने आप को लाभान्वित करते हैं। यानी सृजनात्मक अभिव्यक्ति का अर्थ है मौलिक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति को परिभाषित करते हुए रायबर्न ने भी कहा है कि जो कुछ पढ़ा या सुना गया है उसकी आवृत्ति सृजनात्मक कार्य नहीं है, परंतु इसके लिए ज्ञान को ठोस आधार और उन विचारों की पृष्ठभूमि आवश्यक है जिन्हें मस्तिष्क में अब तक आत्मघात कर चुका होता है। अर्थात इसकी पृष्ठभूमि के आधार पर ही नई या मौलिक रचनाओं का सृजन करना होता है। और अध्यापक यदि विद्यार्थियों की मौलिक अभिव्यक्ति के प्रति उदासीन रहता है तो निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों को मौलिक चिंता, मौलिक साहित्य से वंचित रखने का दोषी उसे ठहराया जाएगा। एक अच्छा अध्यापक इन भाषाई कौशलों के साथ साथ सृजनात्मक कौशल के विकास में भी रुचि लेना रखता है। अर्थात विद्यार्थियों में सृजनात्मक कार्य के लिए उपयुक्त मनोदशा विकसित करने में सफल होगा वही अध्यापक क्या है, प्रभावशाली अध्यापक है। और विभिन्न क्रियाओं से विद्यार्थियों को रचनात्मक कौशल की ओर विकसित करना एक अध्यापक का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और हिंदी शिक्षण में यह एक मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि जिन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में ये योग्यता पाई जाती है उन्हें उचित मार्गदर्शन करना एक अध्यापक का मुख्य कर्तव्य होता है।